आज का दंगल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के विकास मॉडल बनाम प्रदेश में चल रहे मकबरे मस्जिद मंदिर मॉडल की सियासत पर। एक तरफ सीएम योगी ने 22 साल आगे 2047 के विजन को लेकर विशेष सत्र बुलाया हुआ है। 2 दिनों की विशेष चर्चा में सदन में जो चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए हर वर्ग को भागीदार बनाकर नया विजन पेश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 6-7 जिलों की पुलिस फतेहपुर में 300-400 साल पुराने एक मकबरे की सुरक्षा में तैनात करनी पड़ी, क्योंकि सियासत विकास की कठिन चुनौती वाला नहीं है, मजहब के नाम वाला आसान रास्ता ढूंढ लेती है। एक तरफ सीएम योगी की सरकार नीति आयोग की मदद से विशेष विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, पेश कर रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उसे खारिज करके रीजन डॉक्यूमेंट पेश करने की मांग कर रही है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास की चर्चा कम और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मकबरा धाम जैसी चीजों और विवादों की चर्चा ज्यादा होती रही है। इन दिनों भी यूपी के फतेहपुर में एक मकबरे का विवाद ऐसा बढ़ा है कि जिला प्रशासन की सांसें फूल गई है। 11 अगस्त को मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी बजरंग दल के नेताओं से लेकर सभासदों पंचायत समिति सदस्य तक नामजद आरोपी है, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई। ऊपर से हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि जन्माष्टमी की वो ठाकुर जी मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। इसीलिए आज के दंगल में हम यही चर्चा करना चाहते हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास का मॉडल चलेगा या सियासी शिगुफे के मंदिर मस्जिद का। यूपी में हर वर्ग के भागीदारी के साथ तरक्की के टारगेट फिक्स किए जाएंगे या मजारों मकबरों मस्जिदों में धार्मिक चिन्ह तलाशे जाएंगे। इन सवालों पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लें। उत्तर प्रदेश में शहर शहर मंदिर खोजने की लहर चल रही है। फिरोजाबाद के सिकंदरपुर में मजार हटाने के लिए चालीसा हो रही है। शिकोहाबाद के मलखानपुर में कथित मजार के अंदर मूर्ति रख दी गई और फतेहपुर में तो ऐसा उपद्रव हुआ कि यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फतेहपुर में सैकड़ों साल पुराने मकबरा संगीत तक पहुंच रोकने के लिए पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा कर रखी है। बांस बल्लियों से 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई, गलियां बंद कर दी गई। मकबरे के बाहर चबूतरे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। दूसरी बैरिकेडिंग में पीएससी के जवान हैं। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी चल रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ से पुलिस टीम बुलाई गई। मौके पर एडीजी प्रयागराज जोन संजीव गुप्ता और आईजी रेंज अजय मिश्रा पहुंच चुके हैं। अब कम से कम जन्माष्टमी तक ऐसी ही व्यवस्था बनाकर रखने की उम्मीद है। विवाद जमीन का है, लेकिन सियासत धर्म और मजहब की। इसी चक्कर में हिंदूवादी संगठनों ने 11 अगस्त को पुलिस की मौजूदगी में मकबरे के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई, लेकिन किसी तरह पुलिस ने हालात संभाल लिए। इसके बाद पुलिस ने 10 नामजद समेत 150 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जिसमें अभिषेक शुक्ला, बजरंग दल जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी का नेता रहा पप्पू सिंह चौहान, बीजेपी युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रसून तिवारी, सभासद ऋतिक पाल, सभासद विनय तिवारी, बीजेपी जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह और देवनाथ धाकले नामजद हैं। इसके अलावा 150 अज्ञात व्यक्तियों को इस मामले में शामिल किया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गईं, लेकिन ये पकड़े नहीं जा सके। ऊपर से इनके नाम पर सियासत अलग शुरू हो गई। दरअसल अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया कि मंत्री सुरेश खन्ना जब सदन में फतेहपुर में उपद्रव के आरोपियों के नाम पढ़ने जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने इशारा करके नाम न पढ़ने को कहा। फिर सुरेश खन्ना ने आरोपियों के नाम नहीं पढ़े। जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष हो जाए तो उसका इलाज तो यही है कि कोई अच्छे आंख के अस्पताल में इलाज करावें। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ गुंडा राज हो रहा है। पिछले सत्र में आरोपी का नाम क्यों लिया था और इस सत्र में आरोपियों का नाम लेने से मना क्यों किया है, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं।
समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि हिंसा कराने वाले और पुलिस को चैलेंज करने वाले नेताओं के खिलाफ न तो केस हो रहा है, न आरोपी पकड़े जा रहे हैं। फतेहपुर के अबूनगर के रेडैया इलाके में औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद और उसके बेटे अबू मोहम्मद की कब्र पर यह मकबरा बना है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने अपने शासन के 48वें साल में अब्दुल समद को अपना चकलेदार बनाया। इसके बाद 1699 में समद की मौत हो गई और उसके बेटे अबू मोहम्मद ने साल 1710 में मकबरा संगी बनाया। मकबरा पूरी तरह पत्थरों का है। मकबरे में अब्दुल समद और अबू खान की कब्र भी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है यहाँ पहले भगवान शंकर और ठाकुर जी के मंदिर थे, जिन पर मकबरा बना दिया गया। दावा है कि मकबरे की इमारत के अंदर कमल पुष्प, त्रिशूल जैसे हिंदू धार्मिक चिन्ह बने हैं। मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, धार्मिक कुआं है, छत्र की जंजीर आज भी मौजूद है। ये सब किसी मस्जिद या मकबरे में नहीं होती। इसी दावे के साथ अब हिंदू पक्ष इस मकबरे को मंदिर होने का दावा करता है, जबकि असली लड़ाई जमीन के स्वामित्व को लेकर है। और जमीन की लड़ाई सिर्फ 2012 से शुरू हुई। वैसे जमीन का राजस्व रिकॉर्ड कहता है कि अंग्रेजों ने 1927-28 में फतेहपुर की कुल 28 बीघे की जमींदारी गिरधारी लाल रस्तोगी और मान सिंह के परिवार के बीच बांटी। 14 अगस्त 1928 को ब्रिटिश कोर्ट ने गाटा संख्या 751/752/754 लाल गिरधारी लाल रस्तोगी को और गाटा संख्या 753 में 1.765 हेक्टेयर जमीन मान सिंह परिवार को दी। 30 दिसंबर 1970 को मान सिंह परिवार गाटा संख्या 753 राम नरेश सिंह को बेच देता है। राम नरेश सिंह ने जमीन प्लॉटिंग करके बेची। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने 2007 में मुकदमा दायर किया और एसडीएम कोर्ट में 2012 में गाटा संख्या 753 मुस्लिम पक्ष के नाम चढ़ाने का आदेश दिया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि जमीन का स्वामित्व गलत तरीके से मुस्लिम पक्ष के नाम किया गया। फिलहाल इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जा चुका है, फिर भी हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताकर दावा कर रहा है। संतोष शर्मा, फतेहपुर आज तक। 3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि यूपी में विकास के योगी मॉडल पर सियासत होगी या मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर ही सियासत हमेशा होती रहेगी, यानी विकास की राजनीति होगी या मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी। दूसरा सवाल, क्या मस्जिदों, मकबरों, मजारों में मंदिर तलाशने की सियासत विजन 2047 में बाधक तो नहीं है, या 2047 के विजन में यह भी शामिल है? तीसरा अहम सवाल कि क्या फतेहपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती दिख रही है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू में तो कहते हैं कि हमने ही वो कराया है, लेकिन उनके नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होते, एफआईआर में दिखाई नहीं होते। नामजद आरोपी है लेकिन विधानसभा के भीतर उनके नाम नहीं लिए जाते। तो क्या इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी क्या? यह भी हमारा सवाल रहेगा। शुरुआत हम प्रेम शुक्ला जी से करेंगे। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सिंपल सवाल है। 2047 की तैयारी चल रही है, 2047 को लेकर यूपी विकास मॉडल की तैयारी चल रही है। ये जो फतेहपुर में हुआ वो किस तरीके से विकास के मॉडल में बैठता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, विकास का मॉडल तो यही है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी प्रतिबद्धता जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने बीते 8 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने विकास प्राप्त किया है, वह जो है श्रीमान योगी आदित्यनाथ के सफलता का अपने आप में प्रमाण पत्र है। अब रही बात फतेहपुर में जो घटना हुई है, देखिए इस देश में 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों का ध्वंस करके उन पर इस्लामी, मजहबी, गैर मजहबी जो है वहां वास्तुएं बनाई गई। अब अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो उसके लिए भारत में संवैधानिक मार्ग है, कानूनी मार्ग है। हिंसा के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। अगर किसी की आस्था पर प्रहार हुआ है और उस आस्था पर हुए प्रहार से वह किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है तो भारत में संविधान है, भारत में कानून है। उस संविधान और कानून का अनुमोदन करते हुए उसमें उसको अपना मार्ग तलाशने का पूरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो हिंसा का मार्ग अपनाएगा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये निश्चित है। तो जो लोग वहां हिंसा, तलवारें दिखा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, उनके लिए भी कानून है। जो मकबरे पर हमला कर रहे हैं, जो तथाकथित जो पहले मंदिर था और जो आज तथाकथित मकबरा है, उस विवादित ढांचे पर जो हमला कर रहे हैं वह भी कानूनी कार्रवाई के पात्र है। और जो तलवारें लहरा रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो काट डालने की धमकियां दे रहे हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई के पात्र है।
ये जरा तस्वीरें देखिए प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर कौन काटने की धमकी दे रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है जी। और दूसरी तरफ ये भी देखिए, ये है मुखलाल पाल जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वहां पर। उन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि जो कराया वो मैंने कराया, वो उसका श्रेय ले रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें जो 10 नाम है उसमें तो मुखलाल पाल का नाम तो मुझे नजर नहीं आता। दूसरे एक हैं यहां पर मनोज त्रिवेदी जो हिंदू महासभा के वहां के उपाध्यक्ष है। नहीं सुनिए, तो वो उपाध्यक्ष है, वो भी आज तक को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये सब उन्होंने कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो कहां से आप ये समझ के बैठे हुए हैं कि उन पर कार्रवाई होगी? तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि कौन वहां पर घुस रहा है, कौन किस तरीके से वहां पर आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहा है। जी जी, देखिए जांच में जिसका जिसका नाम आएगा पुलिस उसका नाम जो है जांच में शामिल कर देगी। इसमें अभी आपने कुछ 2 नाम बताए, इन दोनों नाम का भी निश्चित तौर पर पुलिस के पास भी इसका संज्ञान जाएगा और उस संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करेगी। आप पूछ रहे थे तलवारें किसने दिखाई, तलवारें किसने दिखाई, वहां के लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, पुलिस बता रही है। तो तलवारें दिखाना जो है वो संवैधानिक अधिकार किसी का नहीं है। तलवारें दिखाकर हम काट डालेंगे कहना भी किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं है। 10 नाम यहाँ पर डाले हुए हैं, 10 नाम वहां पर डाले हुए हैं, इनके नाम जरा सुन लीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह है, ये जनसेवक है, को कन्वीनर है बजरंग दल के। आशुतोष शुक्ला है, बीजेपी मंडल प्रभारी है हसवा के। अजय सिंह है, बीजेपी जिला पंचायत मेंबर है। देवनाथ ढाकड़े हैं, पूर्व बीजेपी प्रेसिडेंट है अनुसूचित जाति मोर्चा के। विनय तिवारी है, बीजेपी के वहां के म्युनिसिपल काउंसिलर है, पार्षद है। पुष्पराज पटेल है, जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के फतेहपुर के। ऋतिक पाल है, पूर्व बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर है। प्रसून तिवारी है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के। पप्पू चौहान समाजवादी पार्टी के, उनको निष्कासित किया बोला जा रहा है समाजवादी पार्टी से। और मनोज त्रिवेदी जिनका मैं नाम इसके पहले ले रहा था, नाम इनके सबके डाले हैं लेकिन किसी को पकड़ा नहीं गया है। आप ही के पार्टी के नेता है और आप ही के पार्टी की सरकार की पुलिस को इसमें से कोई भी नहीं मिल रहा है। 11 तारीख की घटना है, आज 10 दिन के बाद हम बात कर रहे हैं, करीब 6-7 दिन के बाद बात कर रहे हैं हम लोग करीब। अभी भी किसी को नहीं पकड़ा गया यहाँ पर। नहीं, मिल जाएंगे जो सब गिरफ्तारियां भी होंगी साहब, क्यों नहीं गिरफ्तारियां होंगी। पप्पू सिंह चौहान भी गिरफ्तार किए जाएंगे और ये भी पता लगाया जाए कहीं उनको अखिलेश यादव ने तो नहीं भेज दिया था। अखिलेश यादव की अगर कोई संलिप्तता होगी तो निश्चित तौर पर उसकी भी जानकारी ली जाएगी। किसी भी तरह का व्यक्ति कौन उस षड्यंत्र में शामिल है वो निश्चित तौर पर हर किसी का जो है उसमें जांच और अभियोजन में सब कुछ आ जाएगा, साफ साफ हो जाएगा। देखिए यहां पर हम रिएक्शन भी चला रहे हैं, आप एक विंडो में देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से श्रेय ले रहे थे कि भाई हमने किया है करके, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं दिखता है। डॉली शर्मा जी, यही विकास का मॉडल होगा उत्तर प्रदेश का? मैं साहिल जी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी और उस वीडियो से आप बता दीजिएगा कि कितना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये एक लड़की है जो भाग रही है कल बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ये एसपी के घर के बाहर भाग रही है और पीछे उनके गैंगरेप उसका जिन्होंने किया वो लोग भाग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सड़क की हालात है साहिल जी, जिस पर ये कभी चर्चा नहीं करेंगे। एक लड़की सड़क पर अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है, फिर कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप कर दिया। ये पहली तस्वीर साहिल जी, पहली वीडियो। मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगी जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सब्जी मंडी में गोली मार दी गई। ये दूसरी वीडियो। साहिल जी ये भी परसों की ही घटना है, जो देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी की घटना है। ये विकास उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर और मस्जिद में लड़ाया जाएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे इनके अधूरे वादों की, जब हम बात करेंगे इनके लोक कल्याण संकल्प पत्र की, जो मैं कह देती हूं कि उसका नाम रख देना चाहिए जन मोह भ्रम पत्र, जो सिर्फ चुनावों में निकलते हैं, जनता को उनको दिखाकर उनको भ्रमित किया जाता है और फिर जनता के वोट लूटकर उन्हें ठेंगा दिखाया जाता है। कैसे इन्होंने वादा किया था साहिल जी
कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। इनके संकल्प पत्र का वादा है। पूछिए उत्तर प्रदेश के कितने परिवारों को नौकरी मिली। इन्होंने कहा था महिलाओं को 1 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, सिर्फ वो भी चुनावी वादा रह गया। इन्होंने कहा था बिजली 24 घंटे बिजली। इनके बिजली मंत्री क्या कहते हैं जब उनसे बिजली पर सवाल किया गया कि अरे भैया मैं तो एक ट्रांसफर नहीं करा सकता, वो जाते हैं एक ऑफिस में और वहां जाकर वो खुद ही रजिस्टर में जब भरते हैं तो बिजली नहीं होती जब वो वहां उस जिले का दौरा कर रहे होते हैं। आप एक बात बताइए, ये तो इनकी असलियत है। इन्होंने कहा था हर गांव में इंटरनेट की सुविधा, बताइए कितने गांव में दी। इन्होंने स्कूल बंद करने के ऑर्डर कर दिए लेकिन मधुशालाओं से पूरा यूपी भर दिया। शराब की दुकानें, स्कूल बंद करने के ऑर्डर आएंगे लेकिन शराब की दुकानें आप देखिए थोड़े किलोमीटर बाद आपको एक शराब की दुकान खुली मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश का इनका विकास का मॉडल है। ये आपको स्कूल बंद करने के भी फायदे गिनवाएंगे। इन्होंने कहा था युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, 75 जिलों में से मात्र 15 में खुले साहिल जी, और ये दूसरा चुनाव लड़ने की अब तैयारी करने लगे हैं। ये डेटा पर, विकास पर, उन पर ये चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। क्या मकसद है? हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कराओ। जहां कहीं जात में लड़ाना हो वहां जातियों में लड़ाओ, जहां कहीं धर्म में लड़ाना है वहां धर्म में लड़ाओ, जहां कहीं भाषा में लड़ाना है वहां भाषा में लड़ाओ। लेकिन आप स्कूल पर बात मत करो। नीति आयोग से मिलकर जो आप विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए बाधक तो नहीं होगा, कहीं ये बाधक तो नहीं साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश नई राह पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये घटनाएं रुक नहीं रही है। जिनकी उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 1-2 विधायक चुनकर आते हैं, उनको आपने 10 मिनट अनायास पता नहीं क्या क्या बतिया रही थी। अरे उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 2.5 गुना हो गया मैडम। जरा पता लगाइएगा 2017 से 2025 में क्या अंतर आया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट का पता लगाइएगा। उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी नौकरियां मिली उसका पता लगाइएगा। उत्तर बीच में मत बोलिए, मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा था। ये काहे बीच में बोल रहे भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? धैर्य क्यों टूट रहा है? धैर्य क्यों टूट रहा है आपका? डॉली जी मैं तो सुन रहा था ना। मैं कर्नाटक जैसा मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा ना, जहां कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहा कि महाभारत काल में द्रौपदी के साथ भी जैसा दुराचार कौरव नहीं कर पाए थे, उससे भयंकर दुराचार सिद्धारमैया की सरकार में सरकार की संलिप्तता के साथ महिला के साथ हुआ। ये आपकी सरकार है कर्नाटक में जी। यही रेवंत की सरकार भी इसी तरह तेलंगाना में है। तेलंगाना का क्राइम रेट किस तरह से बढ़ा है, कर्नाटक का किस तरह से बढ़ा, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से बलात्कार की घटनाओं में 60% कमी आई है, अपहरण की घटनाएं घटी हैं, हत्या की घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में है उसके मुकाबले तुलनात्मक आप न कर्नाटक को खड़ा कर सकती हैं, न जो है आप तेलंगाना को खड़ा कर सकती। कर्नाटक का तो आपने दिवाला पीट दिया जी। आप विजन डॉक्यूमेंट की बात, हम उत्तर प्रदेश में आप जो है विजन डॉक्यूमेंट की बात आपने तो कभी भी जो है कांग्रेस के कार्यकाल में सुना कोई विजन? 1989 तक कोई विजन सुना था क्या कि ये जो है विकास कर देंगे उत्तर प्रदेश का? ये 1989 तक सत्ता में बैठे तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। हर जिला एक गुंडे को बांटा हुआ था, हर जिले का एक गुंडा। कहीं मुख्तार अंसारी किसी गुंडे के किसी जिले के इंचार्ज थे, माफिया होने के नाम पे कोई जिला जाना जाता था, कोई अतीक अंसारी के नाम पे, कोई रिजवान अहमद के नाम पर, कोई धनंजय सिंह के नाम पर, कोई रघुराज प्रताप सिंह के नाम पर। इस तरह की आपकी हर जिला आपका बटा हुआ था। और आज जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जो है अगर कहीं पर नई जो है कंपनियां खुल रही तो उत्तर प्रदेश। इसीलिए तो सवाल उठता है ना प्रेम शुक्ला जी, कॉरिडोर कहीं खड़ा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश। इसीलिए तो प्रेम शुक्ला जी सवाल ये उठता है ना कि इन सारी बातों पर चर्चा होने के बजाय उत्तर प्रदेश में चर्चा किस पर होती है? संभल में क्या होगा? संभल में किस मस्जिद के नीचे क्या शिवलिंग निकल कर आएगा? फतेहपुर में मकबरा 300 साल पुराना था या वहां पर कुछ और था? आरएसएस के सर संघचालक कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग मत ढूंढिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर देने का अवसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, अयोध्या में जब तक बाबर का मकबरा बनाकर रखा तब तक अयोध्या की जो है पहचान एक मृत शहर के रूप में थी। उस बाबर के मकबरे को हटाया गया, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना। आज अयोध्या की वहां की इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट हुई है,
संभल में उसी बाबर ने, हाँ। उसी आक्रांता ने अगर कल की महाराज के मंदिर का ध्वंस किया है तो क्या उस मंदिर को हिंदुओं को फिर से मिलने का अधिकार नहीं? आप लोग यही कहते थे कि भाई अयोध्या में जो है हमको जो है वहां पर शौचालय बना देना चाहिए, वहां पर अस्पताल बना देना चाहिए। फतेहपुर में क्या हुआ? आज अयोध्या में श्री तो राम फतेहपुर में क्या हुआ होने के बाद तो फतेहपुर में क्या करना चाहिए? होने की स्थिति, फतेहपुर में क्या करना चाहिए? फतेहपुर में क्या करना चाहिए बता दीजिए। जांच का विषय है, नहीं, बता दीजिए ना क्या करना चाहिए। जांच का विषय है। जांच तो होती अगर वो नहीं है। मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं वो तो विजुअल में दिख रहा है। औरंगिया की औलादों ने, जांच का विषय है तो ये तस्वीरें क्यों दिख रही है? अगर औरंगिया की औलादों ने, अगर आक्रांता औरंगिया की औलादों ने वहां कोई भी उठकर ये कहना शुरू कर देगा कि यहाँ पर ये था और यहाँ पर हम ये बनाएंगे, क्यों नहीं होना? चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रमाण देगा ना भाई, आपके लोगों ने, प्रमाण देगा आपके ना। कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तय कर लिया है कि जन्माष्टमी के दिन हम वहां जाकर पूजा करेंगे। जांच कहां से हुई बताइए आप? भाजपा का सारे तो आपके पार्टी के नेता है। साहिल जोशी जी, भाजपा का कोई अभियान नहीं है। साहिल जी, भाजपा का कोई आप, मैंने अभी लिस्ट पढ़ के बताइए आपको। भाजपा ने राम मंदिर के अरे बाद कोई अन्य अभियान आपके वहां के जिला अध्यक्ष वहां पर कह रहे हैं कि हमने कराया करके। भाजपा का अभियान नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, सचमुच में नहीं समझ में आया। जरा प्लीज समझाइए मुझे। लिस्ट में सारे तो आप ही के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी मंडल प्रभारी, जिला पंचायत मेंबर, प्रेसिडेंट बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा, बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी फतेहपुर, बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हिंदू महासभा, और आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उससे। देखिए, हिंदू होने के नाते मैं अगर किसी मंदिर में पूजा करने जाता हूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी जाती पूजा करने? अगर मैं किसी हिंदू मंदिर को प्राप्त करने के लिए प्रेम शुक्ल प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं जा रहा है वो। लेकिन जब मेरे पर कार्रवाई होगी भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मैं जाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि वो तो आंदोलन अलग है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। पार्टी का कोई लेना देना नहीं। देखिए साहिल भाई, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुका है, फेल हो चुका है। योगी उत्तर प्रदेश के सीएम के हिसाब से पूरी तरह फेलियर हो गए। हमको फतेहपुर का दृश्य देख के 1992 याद आ गया, बाबरी एरा हमको याद आ गया। किस तरह से देखिए फतेहपुर के अंदर पुलिस खड़ी हुई है प्रशासन के सामने। कुछ लोग जाते हैं दंगई, हथौड़ा, डंडा लेकर एक मकबरे को 300 साल पुराना जो है वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, भगवा लहराते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। पुलिस लाचार बेसहारा के माफिक देखती जा रही है। तो क्या ये कायदा प्रशासन सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है? साहिल भाई सोचिए, अगर कि इस तरह की भीड़ अगर मुसलमानों की होती, वो कहीं इस तरह जाके तोड़ फोड़ करते तो अब तक क्या हो जाता? अब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती, गोली मार देती उनको। जब हमने संभल में देखा कि भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया? गोली मार दी, 4 बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कुछ नहीं। उसका इनका जो जिला अध्यक्ष है फोन के ऊपर धमकी दे रहा है एसपी को कि आपको कहा था ये टाइम ये करिए, चला के दिखाइए लाठी, चला के दिखाइए गोली। उसका नाम तो एफआईआर में भी इन लोग नहीं डालते। और अगर आपको लगता है कि ये कोई अतिक्रमण है या डिस्प्यूटेड साइट है, स्ट्रक्चर है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अब तक लगा हुआ है, जिसमें साफ दर्शाता है 15 अगस्त 1947 की पहले की जितनी भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, ईदगाह, मकबरे है, उसको आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर किसने आपको इजाजत दिया वहां जाकर धांधली, दादागिरी, गुंडागिरी करने के लिए? और अब दूसरा सवाल साहिल भाई ये आता है कि अब जिन लोगों के नाम आए हैं, 10 जन के नाम एफआईआर में आए हैं, उनको कब हिरासत में लिया जाएगा? अगर मुसलमान होते तो उनको ही, उनके परिवार वालों को हिरासत में ले लिया जाता अब तक, और उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल जाता। इनके घरों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? जब उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर योगी के मंत्री खड़े हुए बोलने के लिए, जब नाम पढ़ने का टाइम है, योगी जी ने उनको नाम तक पढ़ने को नहीं दिया। क्यों भाई? नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पता था तमाम के तमाम ये बीजेपी और आरएसएस के मिले हुए लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह का हुड़ंग मचाया। ये गुंडागर्दी, सुरेश खन्ना आतंकवादी गतिविधियों से कम नहीं है ये। या आपने कायदा कानून हाथ में लेने का किसको अधिकार है? जब देश असेंबली के भीतर नाम पढ़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री वहां पर बोल रहे हैं कि नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, एफआईआर में नाम पढ़ के मत बताइए। समाजवादी पार्टी वहां पर कहने की कोशिश कर रही है कि गोमती नगर में पिछले साल की घटना थी, यादव और मुसलमान थे तो सबके नाम पढ़ के बता दिए गए।
क्या यही विजन डॉक्यूमेंट होगा? विजन डॉक्यूमेंट में तो ये सारी चीजें नहीं होती है ना प्रेम शुक्ला जी। अब ट्रैक चेंज करना पड़ेगा प्रेम शुक्ला जी थोड़ा। विजन डॉक्यूमेंट तो एक ही है, नफरत फैलाना है मुसलमानों के खिलाफ। अब उत्तर मेरा सुन लीजिए, ये बीजेपी की मेरा उत्तर तो सुन फैलाई हुई लीजिए। नफरत का नतीजा देखिए है। भी जो आपके चैनल में झूठ कैसे बोला जा रहा है, क्या मुझे उत्तर देने का अवसर दे रहे हैं आप या बोलिए लगातार वारिस प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे? बोलिए। देखिए किस तरह से आज तक जैसे चैनल का दुरुपयोग श्रीमान वारिस पठान जी दुष्प्रचार करते हुए करें। संभल में गोली पुलिस ने नहीं चलाई, यह सिद्ध हो चुका है और चार्जशीट में है कि संभल में गोली उपद्रवियों ने चलाई, दंगाइयों ने चलाई, और जिन दंगाइयों ने गोली चलाई उनकी शिनाख्त भी हो चुकी है। लेकिन आपके चैनल पर बैठकर यह झूठ बोला जा रहा है कि संभल में पुलिस ने गोली चलाई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इसी तरह से झूठ की बुनियाद पर तमाम मामले खड़े किए हैं। बिल्कुल नहीं, संभल में गोली नहीं चलाई, एक भी व्यक्ति पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। एक जो लोग मारे गए वो बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया इनको? क्यों चिल्ला रहे भाई? ये वारिस पठान काहे चिल्ला रहे? ये आप क्यों चिल्ला रहे वारिस पठान? देश में मचे वारिस पठान क्यों चिल्ला रहे? सत्य इनके झूठ का बुरका पड़ दिया इसने, झूठ का बुरका टराटर फट गया। आपकी झूठ का बुरका टराटर फट गया मित्र, आपके झूठ का बुरका टराटर फट गया। सामने से ये भाई संभल की चार्जशीट निकाल लीजिए, संभल की चार्जशीट निकाल लीजिए। गोली मुस्लिम दंगाइयों ने चलाया यहाँ पर। अगर संभल में गोली मुस्लिम दंगाइयों ने चलाकर 5 निर्दोष मुसलमानों की हत्या कर दी, और आप पुलिस का नाम ले रहे हो। इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? लीजिए फिर आप तय करेंगे, तय कौन करेगा? खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? भाई जांच किसकी? एसआईटी की जांच में आया। चलिए आप मुझे बताओ, एक बात मुझे बताइए। पहले ये स्वीकारिए, आप झूठ बोल रहे थे। जाके मकबरे दंगाइयों ने मारा, दंगाइयों ने मारा, मुस्लिम दंगाई थे, मुस्लिम दंगाइयों की गोली से मारे गए, और आप मुस्लिम दंगाइयों को पर्दा डाल रहे हैं। ये गलत है। जरा एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि जो घटना 11 अगस्त को हुई थी। वारिस पठान जी एक सेकंड, वो तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहता हूं कि 11 अगस्त को जो घटना हुई थी उसकी जरा तस्वीरें देख लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। संभल में जो फायरिंग हुई उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई कोई लोग कहते हैं कि भाई ये फायरिंग पुलिस की हुई है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट पे है कि नहीं, दरअसल दंगाइयों ने फायरिंग किया था और जिसके वजह से हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर पुलिस वहां पर खड़ी है, 6-7 जिलों की पुलिस को खास वहां पर तैनात किया गया, लेकिन लोग अंदर घुस रहे हैं, पुलिस वहां पर खड़ी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनको रोकने की भी कोशिश नहीं हो रही है। ये ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप खुद ही बता दीजिएगा। चलिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। नहीं, पुलिस बाकी की छोड़ दीजिएगा, इस पर बता दीजिएगा। चलिए कहीं पुलिस शिथिलता भी करती है, लेकिन ये पहली तो बात ये जान लीजिए कि वहां पर संभल में गोली दंगाइयों ने चली, इसकी फॉरेंसिक सबूत आ चुके हैं। तो कृपा करके उसको डिस्प्यूट ना कहिए, ये गलत तरीका है, गलत बात है कि जिन अदालत में होगा सामने से फॉरेंसिक रिपोर्ट बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुए, जो गोलियां थी संभल में मुस्लिम दंगाइयों ने गोलियां चलाई और निर्दोष मुसलमानों की हत्या कर दी, और उसका दोष पुलिस पर डाल दिया। ठीक है, वहां पर भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, वहां पर भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। वहां पर फिर किस पर भरोसा किया? यहाँ पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, भरोसा करें साहिल जी, और यहाँ पर भी पुलिस ने उनको रोका नहीं, बम काट के जूतों पर भरोसा करें। नहीं, यहाँ पर जो हुआ वहां भी पुलिस ने उनको रोका नहीं, यही कहना हम लोग। पुलिस ने क्यों शिथिलता की? इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस की शिथिलता की जांच हो सकती है। सरकार है, बीजेपी की है, वही तो बोल रहा हूँ कि जब सत्ताई तुम्हारी फेल हो चुकी है, जांच करेंगे, चाहती कि इस तरह जांच करेंगे ना, तो कर क्या सकता है काम ना वहां तो अब कब जांच करेंगे? तो गोली चलाते दंगाई उसके साथ खड़े हैं, कब हिरासत में लिया एक बार जाएगा? दंगाइयों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो धमका रहा है उसको कब हिरासत में लिया जाएगा? मैं तो दंगाइयों के खिलाफ, एक बार दंगाई के खिलाफ आप बोलने तैयार नहीं है। संभल के मुस्लिम दंगाइयों के खिलाफ आपके मुंह से एक बात नहीं निकल रही है कि किस तरह से मुस्लिमों ने निर्दोषों की हत्या कर दी। अब तक हिरासत में क्यों? चलिए अभी जांच क्या होगी वो तो जरा देखना ही होगा, क्योंकि अब तक जिनके नाम उसमें हैं, वो जिनके नाम है उन्हीं को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैं जरा प्रोफेसर रागी को इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रोफेसर रागी को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। प्रोफेसर रागी, ये कई बार होता है इस तरीके से, संगीत रागी जी, कि आप जिस तरीके की ताकतें अनलीश करते हैं उसके बाद आप उनको रोक नहीं सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई अभी हो गया, हमें मंदिर मिल गया, हमें अयोध्या में मंदिर मिल गया, अब आगे बढ़ ढूंढिए चीजों को, अभी हमें विकास के रास्ते पर जाना है, अब 2047 की बात करेंगे,
अब हम आगे के विजन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। जो नीचे के लोग हैं उन्हें एक तरीके से टूल किट मिल गया है राजनीति करने का, और वो ये सब करने लग जाते हैं, जिसके वजह से आज पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए था कि 2047 में उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा। उसके वजह आज फतेहपुर की हिंसा पर चर्चा करनी पड़ रही है। यही दिक्कत होती है ना संगीत रागी जी। साहिल, गांधी से लेकर के विवेकानंद और महर्षि अरविंद, इन सभी ने कहा है कि भारत की आत्मा आध्यात्मिक है, तो विरासत का वैभव और आर्थिक वैभव दोनों को बांट करके हमको देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो बार बार कहा जाता है कि पाठशाला हम बना देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे, हमारे मंदिर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के विरासत हैं एक, इसलिए दोनों को हमेशा टकराव की स्थिति में हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूं, कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जाकर के हम लाठी से प्रदर्शन करें, ये करें, वो करें, हिंसा करें, नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरा सवाल है, क्या ये रुकेगा? तो मेरा उत्तर जो है वो विश्लेषण के आधार पर है कि चाहे कोई भी कुछ कहता रहे, ये रुकेगा नहीं। एक मिनट रागी जी, एक खबर आ रही है, पुणे की अदालत में राहुल गांधी ने अपनी जान को खतरा बताया हुआ। अदालत में पेशी को लेकर राहुल गांधी ने वहां पर एफिडेविट फाइल किया है। सावरकर को लेकर दरअसल मानहानि का केस चल रहा था। सावरकर मामले में जो बयान उनका था उसको लेकर पेशी होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता को लेकर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि सुरक्षा को लेकर आशंका है और शिकायतकर्ता का इतिहास हिंसा से जुड़ा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसके वजह से अदालत में आने को लेकर यहां पर उन्होंने कहा है कि मुझे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो राहुल गांधी ने पुणे के कोर्ट में जान को खतरा हो सकता है ये कहा है। शिकायतकर्ता गोडसे के वंशज है और वो कह रहे हैं कि दरअसल एसआईआर को लेकर जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर वो अभियान चला रहे हैं, ये सब मामले देखते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि दो नेताओं ने मुझे सीधी धमकी भी दी है। ये भी राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये अर्जी की है उन्होंने पुणे की लोकल अदालत में, जहां पर सावरकर को लेकर उनका जो बयान था उस बयान के खिलाफ एक शिकायत हुई है और पुणे की अदालत में उनकी पेशी होती है। उसी को लेकर राहुल गांधी ने अर्जी दी है और ये संगीन आरोप भी वहां पर लगाए हुए। संगीत राज, देखिए, राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और खास करके यदि लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनकी सुरक्षा का बिल्कुल सरकार को इंतजाम करना चाहिए। राहुल गांधी डरे हुए इस बात से हैं कि वहां का जो इकोसिस्टम है, लीगल इकोसिस्टम है, वो शायद उतना उनके मन मुफादिक नहीं है जितना दिल्ली में हमेशा होता है कि डांट करके उनको हमेशा छोड़ दिया जाता है। शायद वो इसकी अपेक्षा वहां पुणे की अदालत में नहीं कर रहे होंगे। आते हैं मुद्दे पर। देखिए, 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसने हिंदुओं के उसके बेसिक अधिकार को छीन लिया। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 2020 से चैलेंज किया गया है। बाकी सारी मुद्दों पर चीजें सुनवाई हो जाती है, इन मुद्दे को किनारे कर दिया जाता है। हिंदू जब भी अपने आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में मांग करता है और कहता है कि इन विदर्भी मलक्षों ने इसे तोड़ा है, हमें उस पर अधिकार चाहिए, तो मुस्लिम समाज के द्वारा उसे लटकाने भटकाने की कोशिश की जाती है। देखिए, साइंटिफिक तरीके से काशी में चल रहा था काम, उसे रोकने की कोशिश किसने किया? मुस्लिम समाज ने किया। जो मथुरा के अंदर मंदिर है, उसे सब कोई जानते हैं कि औरंगजेब ने फतवे से तोड़ा, उस पर कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, उसको भी रोक दिया गया। भोजशाला के अंदर भगवती सरस्वती का मंदिर को लेकर के सबको तो आप रोक चाहते दिया क्या गया। है? यहाँ पर हर छोटे छोटे मकबरे में जाकर के देखे तो वहां पर लोग इकट्ठा हो जाए और दावा करना शुरू कर दे कि ऐसा ऐसा हुआ है और वहां पर तुरंत जांच कर देनी चाहिए, यही आप चाहते हैं? मेरा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप खत्म कीजिए और हिंदुओं के जो वास्तविक दावे हैं
वो शांति वो तो पूर्वक सुप्रीम कोर्ट पे लीगल चल रहा है ना, तरीके से उसे मिलने तब दीजिए। तक तो शांति नहीं बनाई मैंने जा आपसे सकती फिर है ना। कहा कि सुप्रीम कोर्ट 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट उसकी बैठी सुनवाई हुई तो है, चल आज रही है तक। ना। 5 साल तक अदालत बैठी की हुई प्रक्रिया है, तक भी सोच नहीं रुकना लीजिए। चाहते। सुनवाई किस चूहे की रफ्तार से सुनवाई चल रही है 5 साल तक। आपको ये संवेदनशील मामला नहीं लग रहा है? बाबरी मस्जिद का ढांचा कैसे टूटा था? क्योंकि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट एक्ट नहीं कर रही थी, लोगों का फ्रस्ट्रेशन वो निकल करके आया था। मैंने फिर कहा, जरा एक मिनट एमएच खान जी, सावरकर के पोते हमारे साथ फोन लाइन पर है और यहां पर राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में यह अर्जी दी है और कहा है कि गोडसे के वंशजों ने शिकायत की थी और जिसके चलते यह पूरी घटना हो रही है, और शिकायतकर्ता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हुए हैं। सत्यार्थी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ, तो आज राहुल गांधी ने आरोप न्यायालय में बोलिए। हाँ, राहुल गांधी के माध्यम से उनके जो एडवोकेट है मिलिंद पवार, उन्होंने वो एप्लीकेशन दे दिया है कि उनके जान को पुणे में जो याचिका करता है उनसे खतरा है। मतलब मेरे से उनको खतरा है क्योंकि मैं गोडसे फैमिली का डिसेंडेंट हूँ, सावरकर फैमिली का डिसेंडेंट हूँ, और वो कहना चाहते हैं कि वही आइडियोलॉजी बीजेपी की है, और भी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने लिए। वस्तुतः न्यायालय ने जनवरी महीने में ही इस संपूर्ण केस के दौरान राहुल गांधी को न्यायालय में उपस्थित न होने से मतलब एक ये रिलीफ दिया है। उनको न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वो एप्लीकेशन मिलिंद पवार ने ही दिया था और वो न्यायालय ने मान्य कर लिया है, हमने भी मान्य कर लिया है। उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन हम लोगों ने लिया नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन आज दाखिल किया गया है ये सरासर इररिलेवेंट है और मेरे आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि वो जोड़ना चाहते हैं गोडसे फैमिली को इसमें। वस्तुतः गोडसे सरनेम से और मेरे पूर्वजों से इस केस का रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी उन्होंने अर्जी में डाला हुआ है। ये वाला क्या मामला है? रवनीत सिंह बिट्टू, उनका भी नाम दिया हुआ है। तरविंदर सिंह मारवा ने भी उनको धमकी दी थी, राहुल गांधी कह रहे हैं। और आपका इतिहास जो है वो हिंसा से जुड़ा हुआ है, ये भी आरोप है उनका उस अर्जी में। हाँ, ये आरोप बेसलेस है। वो चाहे किसी भी राजनेता का, किसी भी राजनीतिक दल का नाम ले ले, मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है। केस चल रहा है सावरकर जी के मुद्दे पर। केस चल रहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी उसके ऊपर, तो वो जो केस का मुद्दा है और ये जो मुद्दा है ये दोनों अलग है। ये एप्लीकेशन देने की आज चलिए ठीक है, देखते हैं कि अदालत इसको लेकर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि अभी उन्होंने अर्जी की है अदालत के सामने, तो उस पर अदालत का रुख क्या होगा वो भी हमें देखना होगा। एमएच खान, इससे पहले आपने सुना संगीत रागी, वो कह रहे हैं कि ये मामला अलग है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर के नीचे तो हम मस्जिदों के नीचे अगर कोई शिवलिंग है वो तो हम ढूंढते रहेंगे, उसका और विजन का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं। उत्तर प्रदेश अपने तरीके से विकास करता रहेगा, लेकिन ये भी चलता रहेगा। साहिल जी, मैं सबसे पहले आपको सल्यूट करता हूं। जो हमको बोलना था वो आपने बोल दिया। प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब नहीं दे पाए, और संगीत रागी जी जब भी बोलते हैं तो जहर बोलते हैं, इंसानियत की बात करते ही नहीं हैं। आप बताइए ना, होली, दीपावली, ईद, बकरा ईद जब आता है तब हिंदू मुसलमान। आपने तस्वीर दिखाई फतेहपुर की कि पुलिस खड़ी है, बैरिकेडिंग हुई है, आदमी जा रहा है, पुलिस रोक नहीं रही है, फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे मैं फतेहपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर दंगा होने से बचा लिया, वरना दंगा होने में कोई कसर नहीं थी। जब योगी आदित्यनाथ जी खड़े होकर कहेंगे कि बजरंग बली दलित थे, बजरंग बली बैकवर्ड थे और बजरंग बली हमारे हैं, अली तुम्हारे हैं, संविधान की कसम खाने वाला आदमी ये सब बोल सकता है? कोई आज तक विरोध किया उसका? नहीं किया। और यहां तक हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी बुक्कल नवाब ने कह दिया कि बजरंग बली मुसलमान थे। अब बताइए, गजब हो रहा है साहब यह भारतीय जनता पार्टी में। आपने सारे लोगों का नाम पढ़ के सुनाया, कोई एक मुसलमान का नाम उसमें नहीं है, और इनको बचाने की कोशिश प्रेम शुक्ला जी और रागी जी लगातार कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो भाई? यहाँ संविधान सबको जीने का, खाने का, पीने का, रहने का हक देता है। क्यों नहीं आप कहते कि हाँ इस पर क्यों नाम बदल दिया आपने? विधानसभा में खड़े होकर जब आप कहते हो कि ये गोमती नगर की घटना में एक महिला को छेड़ा जाता है, तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक यादव एक मुसलमान था। यहां पर नाम लेने में क्यों रोका आपने? क्यों आपने कहा? और एसपी को जब धमका रहा है तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? एसपी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि वो उसको क्यों नहीं। संगीत रागी, देखिए सारा खेल विजन में 2027 का है। कानून व्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको तो पता है, आपको पता है रागी जी, कानून व्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई स्टेट कानून व्यवस्था कैसे हैंडल करता है वो भी देखना होता है। साहिल जी सुनिए, साहिल जी सुनिए, साहिल जी सुनिए। एक सागर, हफ्ता पहले से कह दिया था इन लोगों ने हम वहां जाके पूजा अर्चना करेंगे, फिर क्यों नहीं रोका गया? फिर क्यों नहीं रोका गया भाई? क्यों नहीं पुलिस तब आई? ये सवाल तो बनता है ना। बैरिकेडिंग करा दिया गया। संगीत रागी, साहिल, ये संगीत साहिल मैंने पहले भी कहा ऐसा नहीं किया गया था। ये नहीं कोई संगीत रागी, बोलिए संगीत रागी बोलिए। साहिल जी, मैंने पहले भी कहा, संविधान के ऊपर कभी बात मैंने पहले भी कहा था साहिल जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से भारत का मुस्लिम समाज आक्रांताओं के कुकृत्य के साथ खड़ा होता है और हिंदुओं को उनका जो लेजिटिमेट राइट बनता था इस देश में विभाजन के पश्चात, उसको भी जिस प्रकार से डिनाई किया जा रहा है, तो ये सवाल, ये चीजें एक संगठन तक सीमित नहीं रह जाती है। ये हिंदू समाज ने तो 3 मंदिर ही मांगे थे, लेकिन मुसलमानों के समाज ने वो 3 देने के लिए नहीं छोड़ा। सर ये 3 मंदिर के आगे बढ़ नहीं चुका है। छोड़ा, जो रोज सुबह शाम अब तो 5 हर बार जिले नमाज में करके कोई मकबरा, 5 बार दरगाह नमाज करते वो हुए भी बोलते ढूंढकर हैं वहां पर कि ढूंढने की हमारे कोशिश हो रही है कि यहाँ पर अल्लाह के मंदिर सिवा था कि और नहीं पूजा के था। लायक ही नहीं है। आपके लोगों ने वो ग्रेनेड राष्ट्रीय नहीं फैलाते स्वयंसेवक हैं। संघ उनको कहने की ग्रेनेड कोशिश बात कर रहा है कि ये नहीं मत है, वो करिए, ग्रेनेड नहीं फैलाते फिर ये क्यों हो रहा है? जाके वहां दंगा भड़काने की बात करिए, और नहीं हिंदू मुसलमान नहीं कोई करता है। देखिए चलिए ठीक है साहिल, हिंदू भी सही है। साहिल जरा उनको रोकिए तब मैं बोलूंगा। चलिए जल्दी से, मेरा समय खत्म हो रहा है। साहिल, संगीत रागी जी 10 सेकंड है आपके पास, खत्म करिए। चलिए। साहिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 2008 से ही ये प्रयास कर रहा है। क्या मुसलमानों की आक्रामकता बंद हो गई है? सरतन से जुदा होने के नारे क्या खत्म हो गए हैं? गली मोहल्लों में लव जिहाद खत्म हो गया है? फतेहपुर में कौन गया था बताइए जरा। मुसलमानों का हमारे दीन के अतिरिक्त और कोई एग्जिस्ट करने का अधिकार? इस मानसिकता से मुस्लिम समाज बाहर निकल आया है क्या? नहीं निकल आया है। वारिस पठान, उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज के अंदर तो होगी। ऐसे लोगों को नहीं बैठाना चाहिए। वारिस पठान, जो भारत के क्या आपको लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी? मुल्ला 10 सेकंड है आपके पास, क्या आपको लगता है कार्रवाई हो पाएगी जल्दी से? मुल्ला बोलता रहूं क्या? देखो साहिल, संसद से पास हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को ये लोग नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर मैटर सब्ज्यूड एज ए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसको नहीं मान रहे हैं। यहाँ के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं संगीत रागी द्वारा कि हिंदू ये हो गया है। उम्मीद यही है कि कानून का शासन फॉलो किया जाएगा उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि आज अगर चर्चा इस बात की चल रही है कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसे दिखेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उसमें कानून व्यवस्था का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या कानून व्यवस्था को पालन किया जाएगा, संविधान का पालन किया जाएगा, इन सारे मुद्दों पर नजर रखना जरूरी होगा।